राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले नवीन ने बताया कि 2022 में उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। उससे पहले हम दादाजी के घर में रहा करते थे। गुजरते वक्त के साथ वो खानदान बड़ा होता चला गया। चाचा जी की फैमिली, ताऊ जी की फैमिली सब साथ में रहते थे और अब वो घर छोटा पड़ने लगा। तब उसके बाद हम आभानेरी गांव में आ गए। एक छोटा सा घर देख के यहाँ शिफ्ट हो गए। राजस्थान का आभानेरी जाना जाता है अपनी सबसे बड़ी बावली के लिए, चांद बावली के लिए। आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा नया घर था। घर काफी कम दाम में भी मिल रहा था। पिताजी की डेथ के बाद हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि अच्छा सा घर देख पाए। जैसे तैसे घर मिला और हम रहने लगे। उस वक्त मेरी एक छोटी सी दुकान थी। सुबह जाता और शाम को वापस लौटता। मेरे दो भाई, जिनमें से एक जिस कंपनी में काम किया करता था, वहां उसकी शिफ्ट होती थी। रात के वक्त बस मम्मी, मेरा भाई और मैं, हम तीन ही घर पर होते थे। वो हमारे लिए नई जगह थी और हमें थोड़ा समय लगा एडजस्ट होने में। शुरू में तो सब सही लग रहा था। उस घर का नक्शा कुछ यूं था। ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा बना था जिसकी हालत बड़ी खस्ता थी। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग रहा करते थे। हमसे ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक कमरा, किचन और वॉशरूम। वो कमरा जैसे किसी छोटी फैमिली के लिए बनाया हो कि कोई 3-4 लोगों की फैमिली आए तो उसे किराए पे दे दिया जाए। ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं रहता था और ना ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कोई रहता था। हमारे लिए तो नई जगह थी, पर यह घर काफी पुराना था और पूरे घर में बस हमारी फैमिली ही रहती थी। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो ऐसा लगता था कि कितने सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं है। किसी जान पहचान वाले की मदद से हमें वो घर मिला था। जब हमने ये घर खोला तो हमें लगा कि कब से कोई इसे देखने भी नहीं आया है। खैर, अब तो हम आ गए थे और रहना भी हमें यहीं पे था। तो सबसे पहले तो हमने वहां की साफ सफाई की, उसे रहने लायक बनाया। हमारे दिन बढ़िया बीत रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ कुछ चीजें होने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी दुकान थी। दिन भर का थका आ रहा मैं आके बिस्तर पर गिर जाता था। मुझ में किसी और काम की हिम्मत नहीं बचती थी। वो गर्मियों के दिन थे और राजस्थान का, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी कितनी पड़ती है वहां। मैंने रात को सोने के लिए एक चारपाई छत पर रख ली। रात को जब मैं सोने जाता तो मुझे होश नहीं होता था कि मैं कहां पे पड़ा हूं। छत पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें शायद मकान मालिक ने कुछ सामान यूं ही फेंक रखा था, जैसे टूटे कुर्सी टेबल, लोहे की अलमारियां। बेकार का सामान उसमें पड़ा था। यहाँ का मकान मालिक भी कहीं और रहता था। मुझे शुरू में तो कुछ पता नहीं चला। शायद रात को कुछ एक्टिविटी हो तो पता नहीं। 4-5 रात काटने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास एक चादर थी जिसे मैं कभी ओढ़ता भी नहीं था। सुबह जब मैं उठता तो कोई वो चादर मेरे मुंह पे उड़ा के चला जाया करता था। मुझे लगता शायद माँ आती होगी, वो देखती होगी मैं कैसे सो रहा हूं तो उड़ा के चली जाती होगी। कुछ दिन तो मैंने ये बात इग्नोर की। फिर एक रात 2 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी चारपाई को जोर से झटका दिया है। मैं बहुत गहरी नींद में होने के बाद भी उठ जाता हूं। आधी खुली आधी बंद आंखों से देखता हूं तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद मैं दोबारा से लेट गया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं धीरे धीरे गहरी नींद में जाता जा रहा था। तब ऐसा महसूस हुआ कि मेरे करीब कोई घिसटता हुआ आया है। उसने मेरे सर पे वो चादर डाल दी। मुझे आवाज आई जैसे बच्चे खेल रहे हैं और मेरे सिरहाने खड़ी एक औरत, जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो उन बच्चों को कह रही थी, अरे देखो आराम से खेलो, उस तरफ नहीं गिर जाओगे, तुम बहुत चीटिंग करते हो। ये सारी आवाजें इस घर में मैंने पहली बार सुनी थी। इस घर में तो कोई रहता भी नहीं था, फिर ये आवाज कैसी? तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुन के। मेरी तो माँ भी ऐसे बातें नहीं करती, और वो आवाज ऐसे जैसे कोई जवान औरत अपने बच्चों को कह रही हो। मैंने डर के मारे दुर्गा चालीसा वगैरह बोलनी शुरू कर दी।
चादर के अंदर डरा सहमा सा मैं चुपचाप लेटा हुआ हूं। पैरों में खुजली भी हो रही थी, पर मैंने कंट्रोल किया। मैं हिल तक नहीं रहा था। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे वो औरत और बच्चे छत पर बने कमरे में भाग गए। मैंने कुछ देर बाहर का माहौल नोटिस किया कि अब तो किसी की आवाज नहीं आ रही। तब मैंने चादर को सर से हटा के देखा। उस काली अंधेरी रात में उस छत पर कोई नहीं था। मैं चारपाई से उठा। मैंने चारों तरफ झांक के देखा कि शायद आसपास कोई बच्चा खेल रहा हो, लेकिन आसपास भी कोई नहीं, कोई आवाज नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आती वो बच्चों की आवाज और किसी औरत की आवाज, पर अब ये खामोशी मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैं वापस से चारपाई पर बैठा, थोड़ी देर जागा रहा और फिर पता नहीं कब कब में मुझे नींद आ गई। सुबह उठा और खा पी के निकल पड़ा अपनी दुकान पर। सारा दिन काम में इतना बिजी था कि मुझे ये वाली बात याद ही नहीं आई। फिर जब रात हुई मैं घर आया, सोने के लिए छत पर चला गया। उसी कमरे के पास रखी मेरी चारपाई मैंने बिछा ली। कुछ देर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। फिर अचानक से वो रात वाली बात मेरे दिमाग में आती है। मुझे लग रहा था शायद मेरा वहम होगा। मैं इतना डरता नहीं था। रात को अकेले आने जाने में, अकेले सोने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर पिताजी की डेथ के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई थी। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन ने मुझे मजबूत बना दिया था। अब ये जो भी हो रहा था, इसमें यह कहना तो शायद बेवकूफी होगी कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ, मगर मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में डर तो था। मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी और सो गया। फिर से आधी रात के वक्त मेरी नींद टूटी। मेरी चारपाई हिल रही थी, जैसे उसे पकड़ के कोई हिला रहा है। मेरी आंख खुलती है, वो चादर वैसे ही मेरे सर पर थी। मैं थोड़ा सहम गया। मैंने जोर से दुर्गा चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मुझे लगा कि जो कोई भी है वो ये नहीं चाहता कि मैं देखूं उन्हें, इसलिए वो चादर मेरे ऊपर उड़ा देते थे। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे लगा कि शायद वो बच्चे चारपाई को हिला रहे हैं। अब फिर से वैसी ही आवाज आने लगी, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। वो औरत उन्हें वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रही है। मैंने हिम्मत करते हुए एकदम से चादर हटाई, ये देखने के लिए कि कौन है। मुझे दिखाई तो कोई नहीं दिया, पर खेलने की आवाज अब भी आ रही थी। वो औरत अभी भी मेरी चारपाई के पास खड़ी महसूस हो रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी जरूर है यहां। मेरे मन में यह भी था कि ये जो कोई भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं अपने घर वालों को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। खामखा वो लोग परेशान होंगे और इतने कम दामों में शायद फिर कोई दूसरा घर हमें मिले। धीरे धीरे मुझे इन चीजों की आदत सी हो गई। और फिर मैंने एक और बात नोटिस की। ये औरत और बच्चे एक टाइम तक ही खेलते हैं और उसके बाद जैसे इन्हें कोई बुला लेता है। हालांकि ऐसी कोई आवाज मैंने नहीं सुनी और ये थोड़ी देर खेल कूद के उस कमरे में चले जाते हैं। कई बार तो मुझे पता भी नहीं चलता कि रात को हुआ क्या था। मैं रात को सोता और फिर सीधा सुबह उठता। बच्चे जब शैतानी करते हुए मेरी चारपाई से टकरा जाते तो वो औरत उन्हें डांटती, मेरे पास आने से उन्हें रोकती। जब ये चीजें हो रही थी तो बीच में एक टाइम ऐसा भी आया जब ये सारी चीजें एकदम से रुक सी गई। उन दिनों जब मैं घर से बाहर निकलता तो यहाँ के लोग मुझे अजीब सी निगाहों से देखते। एक आध बार तो किसी ने मुझे टोका भी। जब मैं उनसे पूछता कोई बात है तो वो कुछ नहीं कहते। मैं उनके टोकने का मतलब समझ तो गया था, पर फिर भी मुझे जानना था कि इस घर में ऐसा क्या है। पर काम के चलते मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीजों के बारे में पता करूं। कुछ एक दिन गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा, सुन, जब मैं सो रही थी ना तो आधी रात को मुझे बाथरूम से किसी की सिसकियां लेने की आवाज आ रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ। मैंने माँ को कहा, माँ तुम्हारा वहम होगा। अच्छा, इस बार जब आपको आवाज आए ना तो मुझे बुला लेना। ये बात तब आई गई हो गई। एक दिन मैं रोज की तरह अपने काम से वापस आता हूँ। खाना वाना खा के छत पे सोने चला गया। चारपाई बिछा के जैसे ही लेटा
मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर में कोई मुझे हाथ पकड़ के हिला देता है कि उठो जल्दी। मैं उठता हूं तो मेरा भाई सामने खड़ा था। वो बड़ी दबी सी आवाज में कहता है, भाई नीचे चलो, माँ बुला रही है। मैं उससे कहता कि क्या बात है। वो उंगली के इशारे से चुप रहने को कहता। उस रात यहाँ की लाइट भी गई हुई थी, आसपास बस गुप्त अंधेरा। हम धीरे धीरे छत से उतर के नीचे आ रहे होते हैं। हमें किसी की सिसकियां लेने की आवाज आ रही थी और वो आवाज अंदर बाथरूम से आ रही थी। बाहर माँ और मेरा भाई परेशान और डरे सहमे से बैठे थे। माँ कहती कि देख, मैंने कहा था ना वो आवाज फिर से आ रही है। सच में वो आवाज बड़ी खौफनाक थी। मैंने एक लालटेन उठाई और बाथरूम की तरफ जाने लगा। नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। जैसे जैसे मैं बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था, वो आवाज तेज होती जा रही थी। माँ भी पीछे से आ गई कि तू अकेला मत जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूं। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने माँ को कहा तुम यहीं रुको। मैं लालटेन लिए बाथरूम के अंदर गया तो दरवाजे के पीछे बाल्टी के पास एक औरत अपने घुटनों पर सर रख के मुंह नीचे करके रोई जा रही थी। माँ भी एकदम से मेरे पीछे आ गई। उन्होंने कहा, ये औरत कौन है और कहां से आ गई हमारे घर में? इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? हमारे बार बार पूछने के बाद भी वो औरत जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा, माँ तुम पीछे ही रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं रात को छत पर पहले ही ये सब झेल चुका था और अब यहाँ घर के अंदर भी। ये पूरा घर ही हॉन्टेड था क्या? माँ एकदम से कहती, तू पीछे रह। वो उस औरत के बिल्कुल पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखती है। कौन हो तुम? उठो। जैसे ही माँ ने ये कहा, उस औरत ने आहिस्ता से अपना सर घुटनों से ऊपर किया और वो मेरी माँ को बहुत अजीब सी नजरों से देखने लगी। वो बहुत खौफनाक लग रही थी और जैसे ही खड़ी हुई, मेरे हाथ की लालटेन बुझ गई। बाथरूम में एकदम से अंधेरा हो गया। तब माँ की एकदम से चीख निकल गई। मैं माँ के पास ही खड़ा था और मुझे लगा जैसे कोई हवा का झोंका मेरे पास से गुजर गया है। मैंने भाई को कहा, जल्दी से माचिस जला। मैंने माँ को पकड़ा कहीं वो गिर वेर ना जाए। मैं जोर जोर से दुर्गा चालीसा पढ़ रहा था। हम सारे डर के मारे कांप रहे थे। हमारी आवाज उस घर में गूंज रही थी। आसपास के लोगों ने भी हमारी आवाज सुनी। कुछ देर बाद नीचे लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, सब ठीक है ना? हम लोगों ने आप लोगों की आवाजें सुनी। अभी बाहर खड़े लोग भी कुछ डरे हुए थे। जब दरवाजा खोला तो हमने उन्हें जो भी हुआ वो सब बताया कि हमारे साथ इस घर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। तब लोगों ने बताया कि हाँ, इस घर में कुछ तो है। क्या आपको इसके मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया? हम आपसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, कहीं कहीं आप लोग डर ना जाओ। लोगों ने बताया कि इस घर में एक औरत और उसके 3 बच्चों को किसी ने मार दिया था, जिसके बाद से ये घर खाली है और लोग यहाँ से आने जाने में भी डरते हैं। वो फैमिली सबसे ऊपर के कमरे में रहा करती थी। जब ये हुआ था तो एक मौलवी को भी ये घर दिखाया, तो उन्होंने भी कहा था कि बेहतर होगा आप यहाँ से कहीं और चले जाएं, ये घर छोड़ दें। यहाँ जो भी आपको वो कुछ कहेंगे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपना होना आपको महसूस करवाते रहेंगे। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। हम रोज उस घर में पूजा पाठ किया करते थे। ये चीजें धीरे धीरे थोड़ी कम तो हुई, पर वो अपने होने का एहसास करवा दिया करते थे। कभी बच्चों के खेलने की आवाज तो कभी वो सिसकियों की आवाज आती रहती थी। जब तक हम उस घर में रहे तब तक ऐसा होता रहा। अब हम कहीं और रहते हैं और वो घर तब से खाली पड़ा है। उस घर की यादें कभी हमारे जहन से जा ही नहीं सकती। इतना खौफनाक मंजर हमने कभी देखा नहीं था।